तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम इस वीडियो में 15 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो आपके AIB के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको जो कंसेप्ट है समझ में आएगा, क्वेश्चन है वो समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला हमारा क्वेश्चन बता रहा है कि इन सभी में से टोर्ट कौन सा है। तो इन सभी में से टोर्ट है हमारा डेफामेशन। अब डेफामेशन क्या होता है? डेफामेशन यानी कि कोई पर्सन किसी दूसरे की रेपुटेशन को हर्ट करने के लिए उसके संबंध में एक स्टेटमेंट देता है, या हम कहें कि उसके बारे में कुछ ऐसी बातें बताता है जो कि उसकी रेपुटेशन को हर्ट करे और उसको काफ़ी ज़्यादा लॉस करे, तो उसे हम डेफामेशन कहते हैं। बात करें कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच करने की, तो वो टोर्ट नहीं होता, लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअली ओब्लिगेशन यानी कॉन्ट्रैक्ट के प्रति जो उसकी ड्यूटीज़ हैं, ओब्लिगेशन उसके कर्तव्य है, उसको ब्रीच वो जो है नहीं कर सकता है, और उसे हम जो है क्या कहेंगे, टोर्ट मानेंगे। यानी कि बट ए ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ओब्लिगेशन, यहाँ पर कहा है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ए टोर्ट बट ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ओब्लिगेशन, लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल ओब्लिगेशन हो सकती हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोर्ट लॉ का जो है प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है जो विक्टिम है उसको कंपनसेशन प्रोवाइड करना। Preliminary aim of the tort law is to provide the relief to individual harmed by the unreasonable action of other, यानी कि किसी दूसरे के द्वारा किए गए कार्य से उसे लॉस हो रहा है और उसे जो है कंपनसेशन प्रोवाइड करवाता है टोर्ट, दस कंपनसेटिंग विक्टिम फॉर देयर लॉस। यानी कि मैं अपने घर में कोई कार्य कर रहा हूँ जिससे पड़ोस में उसका रिसाव होकर दूसरे को इफ़ेक्ट हो रहा है, या मैं अपने घर में कोई कार्य कर रहा हूँ जिसका इफ़ेक्ट दूसरे पर पड़ रहा है, तो ऐसे में वो जो है कंपनसेशन मेरे से क्लेम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर उसका जो है राइट ब्रीच हो रहा है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर ए सक्सेसफुल नेग्लिजेंस क्लेम। तो क्या होगा और इन सभी में से कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ड्यूटी ऑफ केयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसिव नेग्लिजेंस क्लेम। ड्यूटी ऑफ केयर यानी कि एक सक्सेसिव नेग्लिजेंस क्लेम रिक्वायरिंग provide that defendant owing a duty of care to plaintiff which was breached and leading to damage। यानी कि अगर डिफेंडेंट की कुछ ड्यूटी है तो वो उसे फॉलो करेगा प्लेंटिफ के प्रति। जो उसकी ड्यूटी थी वो उसने फॉलो नहीं की, इसलिए यहाँ पर कंपनसेशन मांगा जा रहा है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस कैन बी यूज इन ए डेफामेशन केसेस। तो डेफामेशन केसेस में किस तरीके के डिफेंस को यूज़ किया जाता है? ट्रूथ के डिफेंस को यूज़ किया जाता है। ट्रूथ एक एब्सोल्यूट डिफेंस है डेफामेशन केस में। अगर स्टेटमेंट सही निकलती है, यानी कि मैं किसी के प्रति सही स्टेटमेंट दे रहा हूँ और आप कह रहे हैं कि मैं जो ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ ये तो मेरी रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए है, अगर वो सही निकलती है स्टेटमेंट, तो यहाँ पर वो एक डिफेंस मैं लूँगा, क्योंकि मैंने आपके अगेंस्ट में आपने जो कार्य किया है उसके संबंध में मैंने स्टेटमेंट दी है और वो सही स्टेटमेंट है। इट कैन नॉट बी कंसिडर डेफामेटरी, उसे डेफामेटरी नहीं माना जाएगा रिगार्डलेस ऑफ द इंटेंशन बिहाइंड इट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि इन ए टोर्ट लॉ विच टर्म डिस्क्राइब ए रॉन्गफुल एक्ट दैट कोज हार्म टू अनदर।
यानी कि टोर्ट ही एक ऐसी टर्म है जो बताती है कि किसी ने कोई रॉन्ग एक्ट किया है। तो लीगल फॉर्म में टोर्ट लॉ में जो टर्म डिस्क्राइब की गई है रॉन्गफुल एक्ट जो कि कारण बने हार्म करने का किसी दूसरे को, उसे हम क्या कहते हैं? टोर्ट, जिसे हम सिविल रॉन्ग भी कहते हैं, जो कि क्रिमिनल ऑफेंस से अलग होता है, जहां पर एक पार्टी एक्शन लेती है क्योंकि उसको हर्ट हुआ है, उसको हार्म हुआ है, उसको लॉस हुआ है, किसी दूसरे ने ऐसा उसके साथ किया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि व्हाट टाइप ऑफ डैमेज आर अवॉर्डेड फॉर एक्चुअल लॉस सफ़र बाय द प्लेंटिफ, कि किस तरीके के एक्चुअली अवार्ड जो है पास किए जाते हैं अगर प्लेंटिफ को लॉस होता है, किस तरीके के डैमेजेस उसे दिए जाते हैं। तो उसको कौन से डैमेजेस दिए जाएंगे? कंपनसेटरी डैमेजेस। कंपनसेटरी डैमेजेस आर इंटेंडेड टू कंपनसेट the plaintiff for actual loss incurred due to the tortious conduct of the defendant, यानी कि जो उसे लॉस हुए हैं अपोजिट पार्टी से, उसी के लिए वो कंपनसेशन जो है मांगेगा टोर्ट लॉ के अंदर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ टोर्ट, इन सभी में से कौन सा टोर्ट का टाइप या प्रकार नहीं है? तो जो कॉरपोरेट टोर्ट है वो टोर्ट के अंदर नहीं आता है। जब हम बात करते हैं कॉरपोरेशन की, तो कैन कमिट टोर्ट, कॉरपोरेशन टोर्ट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड कैटेगरी इन ए टोर्ट लॉ। द मेन टाइप आर इंटेंशनल, नेग्लिजेंट, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी टोर्ट। तो मेनली ये होते हैं। बात करते हैं वाइकेरियस लायबिलिटी के बारे में कि क्या है वाइकेरियस लायबिलिटी। वाइकेरियस लायबिलिटी क्या है? जहाँ पर एक पार्टी की लायबिलिटी है किसी दूसरे के लिए एक्शन करने के लिए, लायबिलिटी ऑफ वन पार्टी फॉर द एक्शन ऑफ अनदर, यानी कि वाइकेरियस लायबिलिटी होल्ड एन एम्प्लॉयर और प्रिंसिपल लीगली रिस्पॉन्सिबल for the negligent act of an employee or agent provided those action occurred in the course of their employment। यानी कि यहाँ पर किसी एजेंट ने कोई कार्य कर दिया तो यानी कि माना जाएगा कि उसने, जो उसका मेन ओनर है, उसने ये कहा था किस तरीके का कार्य उसकी नॉलेज में था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि व्हाट इज़ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरनेशनल टोर्ट, ट्रेसपासिंग। ट्रेसपासिंग एक इंटरनेशनल टोर्ट है जहां पर पर्सन जानबूझकर किसी दूसरे पार्टी की प्रॉपर्टी में इंटर करता है बिना उसकी परमिशन से और इस तरीके के एक्ट करता है लाइक कार एक्सीडेंट्स या फिर किसी और तरीके के एक्ट को शामिल किया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि कौन सा डॉक्ट्रिन अप्लाई होगा जब दोनों प्लेंटिफ और डिफेंडेंट जो है दोनों के दोनों गिल्टी होते हैं, यानी कि दोनों का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर होता है। तो ऐसे में हम कहेंगे इसे कंपैरेटिव नेग्लिजेंसेस, यानी कि दोनों का यहाँ पर हाथ है। कंपैरेटिव नेग्लिजेंस अलाउ फॉर डैमेजेस टू बी अलॉटेड बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ फॉल्ट ऑफ ईच पार्टी involved in the tortious action as opposed to contributing factors in a contributory negligence, यानी कि दोनों का उसमें मिली भगत है, दोनों ने कुछ ना कुछ पॉइंट अपने रखे थे और कुछ ना कुछ स्टेप लिए थे जिसके कारण जो है डैमेजेस हुए हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि मोटर व्हीकल एक्ट का प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका ऑब्जेक्ट है कि यह ट्रैफिक रूल को रेगुलेट करे। ट्रैफिक रूल को रेगुलेट करने का मतलब है कि ये जो व्हीकल की इफ़ेक्टिव मूवमेंट और सेफ्टी पर ध्यान दे, फेडरेशन
जिस पे हम कहते हैं पैदल चलने वाली जगह होती है, उसको सही तरीके से मेंटेन करें। यानी कि रोड ट्रैफिक से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सभी को रेगुलेट करता है हमारा मोटर व्हीकल एक्ट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग ए ड्राइविंग लाइसेंस अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट, कि इन सभी में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो आवश्यक होती है जब हम ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर। तो एज लिमिट जो है इम्पोर्टेंट होती है। मोटर व्हीकल एक्ट स्टेपुलेटेड मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरिंग दैट ड्राइविंग, तो यानी कि जो व्हीकल को ड्राइव करने के लिए यहाँ पर एज लिमिट जो है ज़रूरी होती है। अगर वो जो प्रिस्क्राइब एज लिमिट बताई गई है मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर उसे प्राप्त कर लेता है तो यहाँ पर वो एलिजिबल हो जाता है ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि व्हाट इज़ द पेनल्टी फॉर ड्राइविंग विदाउट ए वैलिड लाइसेंस अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट। तो अगर ऐसा वो नहीं करता है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लेके ड्राइव करता है, तो उसे जो है मॉनेटरी फाइन जो है देना होगा, जो कि निर्धारित किया गया है। अभी तो जो है कितना चल रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। यानी कि जिस भी कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन होगा वह कोर्ट जो है उसके ऊपर फाइन लगाएगी, या हम कहें कि जो चालान काटता है वो भी उसके ऊपर फाइन लगाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडर ए मोटर व्हीकल एक्ट व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज फॉर ड्राइविंग फॉर विच ए ड्राइविंग लाइसेंस कैन बी इशू। यानी कि मैक्सिमम एज क्या है कि कब तक आपको जो है ड्राइविंग लाइसेंस जो है दिया जा सकता है। तो ऐसी कोई लिमिट जो है निर्धारित नहीं की गई है कि कब तक उसे जो है ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना है या होल्ड करना है। प्रोवाइड द अप्लीकेंट मीट हेल्थ रिक्वायर्ड, यहाँ पर उसकी हेल्थ रिक्वायर्ड होती है, यानी कि वो सही तरीके से देख सके, स्टेबल हो, साउंड माइंड का हो, इन चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि व्हाट डज द टर्म हिट एंड रन रेफर टू इन द कंटेंट ऑफ द मोटर व्हीकल। हिट एंड रन के केस क्या होते हैं, यानी कि एक्सीडेंट के समय पर जब एक्सीडेंट किया है उस एक्सीडेंट को करके वहाँ से भाग जाना बिना उसके बारे में किसी को क्या करे, कोई भी जानकारी दिए। यानी कि अगर किसी ने किसी को मार दिया और उसने इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं दी और बाद वर्ष अभी वो इंजर्ड है, बाद में उसकी डेथ हो जाती है, तो इस तरीके के केस को हम कहते हैं हिट एंड रन केस, कि पता नहीं है किसने मार दिया और कौन सी गाड़ी थी, कौन व्यक्ति था, उसके संबंध में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। What is the purpose of a vehicle insurance as mandated by the motor vehicle act? क्या है व्हीकल इंश्योरेंस का उद्देश्य, ताकि एक्सीडेंट के केस में फाइनेंशियली कंपनसेशन जो है इंश्योर की जा सके। अब आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस होगा तो इंश्योरेंस कंपनी जो है जिसको भी चोट लगी है उसको कंपनसेशन जो है देगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए की प्रोविज़न ऑफ ए मोटर व्हीकल एक्ट कंसर्न सेफ्टी। यानी कि जब बात करते हैं मोटर व्हीकल एक्ट में सेफ्टी की, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो ड्राइविंग के समय पर आपको सीट बेल्ट को यूज़ करना है। यह एक सेफ्टी मेजरमेंट है। यानी कि
साथ ही पैसेंजर की सेफ्टी को बढ़ावा देना, कम से कम इंजरी उन्हें हो, एक्सीडेंट में इंजरी कम हो, उस पर जो है ध्यान दिया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम पेनल्टी फॉर डैमेज ड्राइविंग अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट। मतलब कि अगर आप डेंजरस वे में ड्राइव कर रहे हैं, डेंजरसली ड्राइविंग कर रहे हैं, तो मैक्सिमम पेनल्टी आपको क्या दी जाएगी। तो यहाँ पर इम्प्रिजमेंट भी दी जा सकती है, यानी कारावास भी दिया जा सकता है, और आप पर फाइन भी लगाया जा सकता है। दोनों चीज़ें आप पर जो है की जा सकती है। मोटर व्हीकल जो है डेंजरस ड्राइविंग पर पेनल्टी और फाइन जो है लगाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि विच अथॉरिटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग द प्रोविज़न ऑफ ए मोटर व्हीकल एक्ट। तो यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो भी, लोकल पुलिस है वो भी, रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है वो भी, ये सभी जो है इसके अंदर सहयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है यह क्वेश्चन, इसको समझते हैं कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द रोड वर्थीनेस ऑफ ए व्हीकल अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट। यानी कि आपको जो व्हीकल को ड्राइव करना है वो सेफली ड्राइव करना है, इसी का मतलब है रोड वर्थीनेस। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ का मेन प्रिलिमिनरी उद्देश्य क्या है। तो इसका काम है कि अवेयरनेस और राइट कंज्यूमर्स के प्रति बताए जाए और उनके बारे में प्रमोशन किया जाए कि कंज्यूमर्स के क्या राइट हैं, कंज्यूमर को किन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, उसी को क्या करता है, यह प्रमोट करता है कंज्यूमर लॉ। यानी कि ट्रेड जो है अनफेयर प्रैक्टिस ना की जाए, कंज्यूमर्स के राइट और रेड्रेसल क्या है अगर कुछ हो जाता है, जैसे कि किसी ने गलत प्रोडक्ट सेल कर दिया, किसी ने गलत सामान को बेच दिया, किसी ने एक्सपायर सामान को बेच दिया, तो अब इसकी ग्रीवियंस वो कहाँ पर डालेगा, शिकायत कहाँ पर डालेगा, इन सभी को जो है प्रमोट करता है, रेगुलेट करता है हमारा कंज्यूमर लॉ। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कंज्यूमर के क्या फंडामेंटल राइट है। सबसे इम्पोर्टेंट राइट है उसकी सेफ्टी का, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो उसको खाने के लिए हो, यूज़ करने के लिए हो, यहाँ पर सेफ्टी का राइट यहाँ पर इम्पोर्टेंट है और वो एक फंडामेंटल राइट माना गया है कंज्यूमर लॉ के अंदर। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि NCDRC नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडरेशन कमीशन का क्या रोल होता है। यानी कि अगर स्टेट कमीशन के डिसीजन से आप एग्रीव्ड है, यानी कि स्टेट के पास आप गए, स्टेट कमीशन जो बनाई गई है, लेकिन उन्होंने आपके फेवर में डिसीजन नहीं दिया, अब आप उसकी अपील फाइल करेंगे। उस अपील को कौन सुनेगा? नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल, यानी कि जो निचली अदालत हमारी होती है उससे ऊपर की अदालत। यानी कि स्टेट लेवल पर हमने कोई कमीशन पर अपनी ग्रीवियंस दी, अब वहाँ पर उसे सुना गया, लेकिन हमारे फेवर में डिसीजन नहीं आया, अब वो जो था हायर अथॉरिटी के पास चला जाएगा, जैसे कि नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल, और वो उसको जो है सुनेगा, उसे हेयर करेगा। यही जो है हमारा आंसर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन कंज्यूमर टेक इफ़ द प्रोडक्ट इज़ फाउंड डिफेक्टिव। यानी कि आपने कोई सामान ख़रीदा, आपको पता चला ये तो ख़राब है, ये तो एक्सपायर है, इसमें तो कीड़े आ रहे हैं, इसमें तो मक्खियाँ भिनभिना रही है, तो अब आप क्या करेंगे? क्या आपके पास ऑप्शन है? या तो आप
उस प्रोडक्ट को रिटर्न करेंगे, रिफ़ंड करने की कोशिश करेंगे, या फिर उससे डैमेजेस मांगेंगे जो आपको डैमेजेस हुए हैं, या फिर आप जो है एक कंप्लेंट फाइल करेंगे कंज्यूमर फॉर्म के अंदर। तो ये सारे ऑप्शन आपके पास है, मल्टीपल ऑप्शन आपके पास है। आप इस तरीके से जो है अपने राइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और ऐसा करने पर आप जो है डिफेक्टिव फाउंड होने पर कंज्यूमर का अगर कोई प्रोडक्ट है तो यह एक्शन आप जो है ले सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हु इज़ कंसीडर एज ए कंज्यूमर, किसे कंज्यूमर कंसीडर किया जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति जो कि किसी सामान को बाय करता है या सर्विसेज को अवेल करता है, उनका लाभ उठाता है, उसे ही हम जो है कंज्यूमर कहेंगे कंज्यूमर लॉ के अंदर। अब यह बात करते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस किसे कहेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, यानी कि मिसलीड एडवर्टाइजमेंट, यानी कि आप कह कुछ रहे हैं आपका प्रोडक्ट कुछ और है, तो उसी को हम कहते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम कंपनसेशन ए कंज्यूमर कैन सीक फ्रॉम ए कस्टमर फॉर्म फॉर कंप्लेंट, कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, जैसा आपका नुकसान हुआ है उसी तरीके से आपको जो है रिलीफ मिलेगा। तो इसकी जो है कोई लिमिट जो है निर्धारित नहीं की गई है। बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है कि विच बॉडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एट द स्टेट लेवल इन इंडिया, यानी कि जो स्टेट लेवल पे है कौन सी हमारी बॉडी बनाई गई है जो कि इस तरीके के ग्रीवियंस को देखेगी कंज्यूमर्स लॉ के अंदर। तो हमारी स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन जो है वो इस तरीके के केस को देखती है। अगर पार्टी को कोई मतलब कि कंज्यूमर को कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड की जाए जो कि अनफेयर है, या फिर कोई ऐसा सामान दिया जाए जो कि सही नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फीचर ऑफ ए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कौन सा फीचर नहीं है, यानी कि इसमें से फीचर नहीं है बिजनेस प्रॉफिट को रेगुलेट करना। अब हम समझते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि राइट टू इंफॉर्मेशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर क्या है। राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि आपको जानना कि उस प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, क्या प्राइस है। आप कभी भी किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी, क्वालिटी और प्राइस जानने का आपके पास राइट है। इसके लिए आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में कि टैक्सेशन का क्या पर्पस होता है। टैक्सेशन का पर्पस होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के लिए जो रिवेन्यू रेज होता है, वही पर्पस है टैक्सेशन का। बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स इन सभी में से कौन सा है, क्या सेल टैक्स है या इनकम टैक्स है, एक्साइज टैक्स है या फिर वैल्यू एडिड टैक्स है, वेट है। यानी कि इनकम टैक्स जो है हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है। अब टैक्स इक्वालिटी क्या है। टैक्स इक्वालिटी का मतलब होता है जो भी टैक्सेस जो कि पे किए जाते हैं एंड टैक्सेस शुड बी बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू पे, उसे हम टैक्स इक्वालिटी जो है कहते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि कौन सा टैक्स इम्पोज किया जाता है गुड्स सर्विसेज पर और गुड्स पर जब भी प्रोडक्ट की किसी भी स्टेज की बात की जाती है तो वहाँ पर वेट जो है लगाया जाता है, वैल्यू एडिड टैक्स। जब हम बात करते हैं किसी भी गुड्स की और सर्विसेज की। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि टैक्स इवीज़न क्या होता है। फेलिंग ऑफ पेइंग टैक्स ओव्ड, इसका मतलब होता है टैक्स इवेजन कि टैक्स जो है पे नहीं किया जा रहा है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। तो हाई रेट फॉर द हाई इनकम ब्रैकेट इज कॉल्ड द प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। कैपिटल गेन टैक्स क्या है? कैपिटल गेन टैक्स होता है कि जो एसेट्स को सेल करने से प्रॉफिट पर होने वाला टैक्स, उसी को हम कैपिटल गेन टैक्स जो है कहते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि कौन सी गवर्नमेंट बॉडी है जो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर टैक्स कलेक्शन इन ए मोस्ट कंट्री। तो टैक्सेशन अथॉरिटी ही होगी जो टैक्स जो है लेगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स तो हमें पढ़ लिया हमने कि इनकम टैक्स होता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जैसे एक्साइज ड्यूटी जो है लगा देना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि टैक्सेबल इनकम का क्या मतलब होता है? ऐसी इनकम आफ्टर ऑल डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन, यानी कि छूट के बाद और सभी चीज़ों को काटने के बाद जो इनकम आती है वो टैक्सेबल हमारी हो जाती है। यानी कि जो इनकम है उसके बाद जितने भी डिडक्शन है उसको काटने के बाद जो इनकम बचती है उसे हम टैक्सेबल इनकम कहते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में।